हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। हम लोग हिस्ट्री के सेशन में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने 1857 का रिवोल्ट पढ़ा। मतलब जो भी हम लोगों ने इससे पहले क्लासेस करी उनमें हम लोगों ने 1857 के रिवोल्ट तक की स्टडी की। आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं और उससे आगे के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चल रहे हैं, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी, अगर आपको याद हो, पीछे के वीडियोज आपने देखे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बेहतर समझना चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला हिस्सा है जब से छोटे मोटे मूवमेंट शुरू हुए तब से लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको हम जोड़ सकते हैं 1857 से लेकर 1885 तक। तो 1857 से लेकर 1885 तक जो विद्रोह हुए या भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के जो भी प्रयास किए गए, उसमें उसकी विशेषता क्या है? वो क्षेत्रीय प्रवृत्ति के थे, वर्गीय चेतना से जुड़े हुए थे और अनियोजित थे, और कई बार वो, अधिकांश बार वो हिंसक भी थे। तो ये 1857 से 1885 के बीच में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ उसकी विशेषताएं हैं। 1885 के बाद से लेकर और 1947 तक, हालांकि हिंसा इसमें भी थोड़ा बहुत हुई, कई सारे विंग्स इसमें भी खड़े हुए के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को चलाने के लिए कई सारी विचारधाराएं सामने आईं। बहुत सारे तरह के आंदोलन के रास्ते अपनाए गए, लेकिन इस पूरे पीरियड में जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रहा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा, जिसने बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इसको भी अगर हम थोड़ा और स्पष्ट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि 1885 से लेकर 1905 तक ये जो पीरियड है, इसमें मॉडरेट लीडर्स ज़्यादा ताकतवर हैं इस संगठन में, नरमपंथी नेतृत्व ज़्यादा ताकतवर है। 1915 तक इनफैक्ट नरमपंथी नेतृत्व ताकतवर रहेगा और 1915 के बाद ये नरमपंथ और गरमपंथ का एक आश्चर्यजनक मिश्रण बन जाएगा। 1915 से 1947 में एक व्यक्ति आएगा जो नरमपंथ और गरमपंथ का एक बहुत समुचित मिश्रण होगा, जो भारत के जितने भी उस समय प्रचलित विचारधाराएं थी उनका एक समुचित मिश्रण था। सभी विचारधाराओं को मौका देने वाला, बहुत ही डेमोक्रेटिक सोच का एक व्यक्ति जिसका नाम महात्मा गांधी है, उसके नेतृत्व में यह आंदोलन चलने लगेगा। जब ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलने लगेगा तो संगठनात्मक तौर से इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करेगी, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपने अस्तित्व के लिए गांधी पर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आगे चलकर पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व वही संगठन कर रहा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्या क्या उसमें तथ्यात्मकता है, क्या क्या अवधारणात्मक बातें हैं, उन पर हमें थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसा लोगों को लगा कि उनको एक ऐसा नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और कहाँ से ये बात शुरू हुई। तो अगर हम इस बात को स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, जिसे अंग्रेज़ों ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है, ये अच्छे शासन के लिए पास किया गया है। और उसी बीच में 1 नवंबर 1959 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था और 1858 का भारत शासन अधिनियम था, उससे भारतीय लोगों को बहुत उम्मीदें जगी, और ख़ास तौर से भारत का वो समूह जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से सैद्धांतिक रूप से प्रभावित था। एक तो आपने देखा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा से वो भी लोग प्रभावित थे जो 1857 के विद्रोह
जो 1857 का विद्रोह कर रहे थे। लेकिन उनके पास राष्ट्र, भाई देखिए, अगर किसी को ये लग रहा था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, तो ये बात कुछ न कुछ अंश मात्र ही सही राष्ट्रवाद के तत्व से प्रेरित थी। थोड़ा बहुत राष्ट्रवाद का तत्व उसमें था, लेकिन जो सैद्धांतिक राष्ट्रवाद है, सैद्धांतिक राष्ट्रवाद से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद पे मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा इस क्लास के बाद। अगला क्लास जो आएगा, अगला जो वीडियो आएगा वो नेशनलिज्म पे आएगा। राष्ट्रवाद पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। लेकिन अभी आप इतनी सी बात समझिए कि राष्ट्रवाद जो है बेसिकली यूरोपियन विचारधारा है, जो कि 16th-17th सेंचुरी में निकली थी। अब राष्ट्रवाद एक्चुअल में क्या है और कैसे 1857 के क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे या नहीं थे, इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इतनी बात आप समझ लिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी सांस्कृतिक इकाई के साथ अपने आप को संबद्ध करती है। लोगों का एक ऐसा समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, समान रीति रिवाजों के साथ संबद्ध होता है, और साथ ही साथ वो एक निश्चित एक समान ऐतिहासिक परंपरा की उपज होता है। जैसे आगे चलकर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीडर्स ने ये कहना स्टार्ट किया कि भारत एक नहीं दो राष्ट्र है। तो भारत एक नहीं दो राष्ट्र है का मतलब क्या है कि दो अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं, दो अलग अलग तरह की सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं, दो अलग अलग तरह के ऐतिहासिक परंपराएं हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उनका कुछ और से हुआ, हिंदुओं का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कुछ और तरह से हुआ, जिसके कारण से लोगों को लगने लगा कि ये एक नहीं दो राष्ट्र है। तो मुद्दा हमारा अभी यही है कि राष्ट्रवाद का विचार जो है 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में फैला, और धीरे धीरे करके यूरोप के देशों ने बहुत सारे उपनिवेशों की स्थापना करी, और शिक्षा के विकास के क्रम में, प्रशासन को विकसित करने के क्रम में अंग्रेज़ों या यूरोपियंस द्वारा जो नेशनलिज्म डेवलप किया गया था वो धीरे धीरे करके उपनिवेशों की ओर बढ़ा, और उपनिवेशों के जो बौद्धिक चिंतन से जुड़े हुए लोग थे उनको भी इस विचार ने प्रभावित किया, राष्ट्रवाद ने प्रभावित किया। तो 1857 के आसपास आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे। 1857 से पहले से ही चल रहे थे वो धार्मिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक आंदोलन थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के लिए मूवमेंट चल रहे थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, रहनुमाए मजदयासन, बहुत इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन 1857 के आसपास स्टार्ट हुए, जिनका उद्देश्य पहले भी और बाद में भी, जिनका उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र में रिफॉर्म करना था। तो ये रिफॉर्म की डिमांड कहाँ से आ रही थी, रिफॉर्म की मांग कहाँ से आ रही थी? क्योंकि जब हम यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर भी इस तरह का एक रिफॉर्म हुआ है, वहाँ पे भी इस तरह का एक प्रबोधन हुआ है, वहाँ पे भी इस तरह का एक जो धर्म सुधार आंदोलन चला है, वहाँ भी पुनर्जागरण हुआ है। तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन की जो घटनाएं हमने यूरोप में अध्ययन किया, और हमने देखा कि आज यूरोप आधुनिकता की झंडा बरदारी कर रहा है, तो किन मूल्यों के बल पे कर रहा है, और क्या हमारे मूल्य खराब हैं? तो हमने देखा नहीं, हमारे मूल्य खराब नहीं हैं। हमें उनको फिर से सोसाइटी में वास्तविक मूल्यों में स्थापित करना चाहिए, और जो सोशल एविल्स खड़ी हो गई हैं हमारे समाज में उनको हमें इरेडिकेट करना चाहिए, उनको हमें हटाना चाहिए। तो उस प्रक्रिया की शुरुआत के क्रम में धीरे धीरे करके भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होने लगा, और जैसे जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास होने लगा वैसे वैसे हमको ये समझ में आने लगा कि ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से लागू नहीं हो रही हैं, ये कागज़ पे कुछ और कही जा रही हैं और हमारे वास्तविकता में कुछ और हैं, व्यवहार में कुछ और है। तो हमने उसका विरोध करना शुरू किया, और उस क्रम में भारतीयों में राष्ट्रवाद की विचारधारा का विकास हुआ। भारत के लोग भी भारत राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने लगे। इनमें जो एविल्स थी उनको हटाने के क्रम में, तमाम तरह के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के क्रम में हमने जाना, और बहुत सारी चीज़ें आई। जब हम राष्ट्रवाद की बातें करेंगे तो हम उसको डिटेल से समझेंगे। अभी हमको इतना सा समझना है कि इस पीरियड में भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जैसा हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास पहले चरण में कैसे रहा, वो क्षेत्रीय और वर्गीय चेतना से जुड़ा रहा। पीछे हम लोगों ने देखा कि वो क्षेत्रीय और वर्गीय चेतना से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद था। तो क्षेत्रीय वर्गीय चेतना से जुड़े हुए संगठनों का विकास हुआ।
जैसे आप देख रहे हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, मद्रास बॉम्बे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया, ये अलग अलग टाइम पे बनाया गया। इंडियन एसोसिएशन से 1876 में कलकत्ता में बनाया गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया 1883 में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाया गया। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं जो रीजनल इश्यूज के लिए बनाए जा रहे हैं, जो बहुत सारे अलग अलग सामाजिक समूहों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। कोई लैंड होल्डर सोसाइटी है, कोई मद्रास महाजन सभा है, कोई जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। तो ये आप देखिए कि अलग अलग संगठन बन रहे हैं। ये वर्ग विशेष के हितों का ख्याल रख रहे हैं, ये क्षेत्र विशेष के हितों का ख्याल रख रहे हैं। और इस बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनके कारण से भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हो रही है और भारतीयों की मांग बढ़ रही है। मैंने बताया कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा वैसे वैसे देखेंगे कि जो भी ब्रिटिश रिफॉर्म किए जा रहे हैं, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए जा रहे हैं, वो बहुत सफिशिएंट नहीं है और हमें और ज़्यादा चाहिए।